सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखने को आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग कब, कितनी क्वांटिटी में, नपी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था। सबसे बाहर का जो घेरा है उसको हम राष्ट्र की सुरक्षा इससे जोड़ सकते हैं। इन तीन घेरों में सबसे बीच का जो घेरा है वो सैन्य तत्परता या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में है। इन्हें हमारी सेनाओं की संरचना, उनकी युद्ध क्षमता, प्रशिक्षण, सिद्धांतों की मजबूती और युद्ध योजनाओं को लागू करने जैसी विषय जो है शामिल होते हैं। सैन्य तैयारी का आंकलन इस आधार पर होता है कि हम तत्काल खतरों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का किस तरह से सामना कर सकते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एक प्रकार से सैन्य तत्परता की जो इम्पोर्टेंस है वो अर्थशास्त्र में एक छोटे से कथन में कही गई है, संस्कृत में है, मैं पढ़ करके बोलना चाहता हूँ। राज्यो कृते सेना दुर्ग राजधानी च वस्तुविकम बलम। इसका मतलब है किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना और किलाबंद राजधानी होना अनिवार्य है। तो ये इम्पोर्टेंस दिखाता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की। इसके बाद का जो सर्कल है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा से डील करता है। ये केवल युद्ध की तैयारी के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा है। इसमें रक्षा उत्पादन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, महत्वपूर्ण तकनीकों का एक्विजिशन, रक्षा निर्यात, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और स्ट्रैटेजिक कल्चर, रणनीतिक संस्कृति का प्रोत्साहन जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके लिए जो है छात्र टाइम के से ही, जैसे कि हमारे गोरखपुर में सैनिक स्कूल है, लखनऊ में सैनिक स्कूल है, आर्म फोर्सेस के सैन्य अकादमियाँ हैं, इसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग के लिए वॉर कॉलेजेस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब होना जरूरी है। सामान्य नागरिकों को भी राष्ट्र सुरक्षा के बारे में बताने के लिए एनसीसी जैसे जो है कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा थिंक टैंक्स होते हैं जो हमारे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के विचारों को बढ़ाते हैं, और इसके अलावा हो सकता है कि भविष्य में हमारे को एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि नहीं है वो भी जरूरी होती है। राष्ट्रीय रक्षा की जब हम बात करते हैं, इसका एक बड़ा अहम तत्व और है, वो है आत्मनिर्भरता। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो लोग इसे सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या रक्षा सामग्री से ही जोड़ते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, इसे रक्षा अनुसंधान से भी जोड़ना चाहिए, आत्मनिर्भरता उसमें भी होना चाहिए, और मिलिट्री थिंकिंग या टैक्टिक्स के ऊपर भी होना चाहिए। इसमें जो है सोच जो है भारतीय सोच होनी चाहिए, जो है हमारे पे उत्पन्न हो। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध में अगर हम चाहते हैं कि सरप्राइज़ हो, सरप्राइज़ और डिसेप्शन युद्ध में जीतने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम ये चाहते हैं तो जो आत्मनिर्भरता है ना ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस अनुसंधान में, बल्कि हमारी सोच में भी होनी चाहिए। राष्ट्र का जो सुरक्षा जो है वो तीसरा सबसे बड़ा सर्कल है और बाहरी सर्कल है, और यह सबसे व्यापक और दीर्घकालीन दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा को देखता है। इसमें कूटनीति, डिप्लोमेसी, अर्थव्यवस्था, व्यापार, पारंपरिक सुरक्षा, मानव सुरक्षा, तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये सब विषय जो है इसमें जो है शामिल होते हैं। और जब भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा घेरा है, बाहर का घेरा है, ये हमेशा एक दीर्घकालीन दृष्टि से जो है इस चीज़ को देखता है, और रीजनल सिक्योरिटी, लैंडस्केप वगैरह को भी गहराई से समझता है। ये तीन घेरों के अंदर ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा अच्छी होगी अगर ये एक साथ समन्वय से मिल करके काम करें।
और ये एक अच्छी आधारशिला बनती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स किसी भी एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के लिए। भारत में इन तीनों व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए अलग अलग संगठन हैं, जैसे कि जब मैंने आपको बताया कि सैन्य सुरक्षा जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए आर्म फोर्सेज हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वगैरह हैं। जब हम राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र रक्षा, तो उसके लिए रक्षा मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। और जब हम राष्ट्र की सुरक्षा व्यापक तौर पे बड़े पैमाने में देखते हैं तो उसमें कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये सब शामिल होते हैं। तो ये सारे जो घटक हैं एक साथ मिल करके जब काम करते हैं तब राष्ट्र सुरक्षित बनता है। अब मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से राष्ट्र के पास में खतरे होते हैं और जो राष्ट्र की सुरक्षा है उसको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में किस तरह से देखा जाता है उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको युद्ध और राजनीति के बीच के संबंध के बारे में बात करूंगा, उस पर प्रकाश डालूंगा। बहुत पहले प्रूशिया नाम का एक देश था जो अभी जर्मनी है, वहाँ के एक प्रसिद्ध सैनिक विचारक थे, उनका नाम था कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़। उनका एक बड़ा फेमस कथन है, अंग्रेजी में है, जिसे कहते हैं कि वॉर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, अर्थात युद्ध राजनीति का ही विस्तार है। जब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ इसमें, तो ये घरेलू राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के बारे में है। और इस स्टेटमेंट का कि युद्ध राजनीति का ही विस्तार है, इसकी दो गहरे जो है निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। युद्ध राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है, और दूसरा, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सैन्य शक्ति राष्ट्र संस्था के अधीन होती है, उसके नीचे काम करती है। तो दोनों के बीच में एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और जब किसी भी एक राष्ट्र की सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए या राष्ट्र हितों को बचाने के लिए बल का प्रयोग करने की ज़रूरत है, युद्ध का सहयोग लेने की ज़रूरत है, तब जो सैन्य अधिकारी होते हैं, मेरे जैसे अधिकारी होते हैं, उनके दो दायित्व बनते हैं। नंबर एक, सरकार को बल प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प प्रोड्यूस करें। नंबर दो, सैन्य क्षमता पर भरोसा दिला सके ताकि सरकार बड़े और चुनौतीपूर्ण निर्णय ले सके। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक सैनिक अधिकारी या सीनियर लीडरशिप की जो है जिम्मेवारी होती है। इन सैन्य विकल्पों में जो कि हम सरकार को पेश करते हैं, कितनी विविधता होगी, ये दो चीज़ों पर निर्भर है। पहला, शांति काल में सरकार ने उसके लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कितना खर्च किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लगाई, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, ये विविधताएँ जो हैं विकल्पों में होंगी अगर जो सैन्य लीडरशिप जो है अगेन शांति काल के अंदर सैन्य प्रशिक्षण के ऊपर समय व्यतीत करेगी और एक तरह तरह की युद्ध नीति बना करके रखेगी। इसमें कंटीजेंसी प्लानिंग शामिल है और उनकी जो सैन्य योजनाएं हैं जो हैं प्रासंगिक, रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर हम देखें, इसका उदाहरण मैं दूंगा, गलवान आप लोग को पता है और बालाकोट। इसके बाद में सरकार ने जो है तीनों सेनाओं को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दी थी और इससे जो है तीनों सेनाओं ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए की मदद मिली। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने बालाकोट के बाद में मेरे ख्याल से अलग अलग सीख ली। बालाकोट के ऑपरेशंस के बाद में भारत ने लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक्स, लंबी दूरी पर सटीक मार करने वाले हथियार और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो है एयर डिफेंस के ऊपर ध्यान दिया होगा। विविधता की बात करें तो हर एक बार एक ही अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो उसमें कभी सरप्राइज या डिसेप्शन नहीं होगा। आपको पता है 16 के अंदर
2016 के अंदर जब उड़ी के टेरर अटैक हुए थे और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो हम लोग ने ज़मीनी सहारा लिया था। ज़मीन के रास्ते से पाकिस्तान की सीमा में गए थे और उनके टेररिस्ट कैंप्स को हमने जो है न बर्बाद किया था। उसके बाद पुलवामा का अटैक हुआ था, तो हम लोग ने जो है बालाकोट के अंदर जो स्ट्राइक की थी, खैबर पख्तूनवा में जो कश्मीर से लगा हुआ है, उसमें हवाई सहारा लिया था, हवाई जहाज की मदद ली थी। जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज़ हो सकती थी, और ये जो था, क्योंकि हमने बालाकोट के बाद अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी, लॉयड टर्मिनेशन की, प्रिसीशन स्ट्राइक्स हथियारों की, तो हम लोग चाहते थे कि लोअर एयर स्पेस में लॉयड टर्मिनेशन और ड्रोन से जो है उनका इस्तेमाल करें। इससे जो है सरप्राइज़ भी रहेगा, क्योंकि एक नई योजना रहेगी और इससे जो है तनाव बढ़ने के खतरे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक जब हमारी बातचीत हुई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, तो ऐसा लगा कि ड्रोन और लॉयड टर्मिनेशन से ही पूरी तरह राजनीतिक लक्ष्य पाना संभव नहीं था। भावलपुर और बुरुज जैसे आतंकवादी ठिकाने, स्पेशली भावलपुर जो कि काफ़ी फासले पे था, उसको निशाना बनाने के लिए जो एयर पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए जो है हमें अपनी योजना में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि सैन्य बलों को जो है सही दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअलिटीज़ जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है, तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण तरह जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशन प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊँगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखी तो आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग कब, कितनी क्वांटिटी में, नपी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था। इसके बाद में आ जाता है तीनों सेना प्रमुख या हेडक्वार्टर आईडीएस या मेरा रोल। मैं और मेरे प्रेडिसेसर जो थे जनरल बिपिन रावत, हम लोग का मेन काम ये है कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बना के रखें, एकीकरण और संयुक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू रखें, जो कि हमने पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तेज़ी ला रखी थी इसमें। और इस चीज़ के जो है एग्जाम्पल्स के इनके कारण जो है हम लोग को सफलता मिली। हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को एकीकरण करने की कोशिश की थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। एयर डिफेंस को एकीकरण करने की कोशिश की थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, काउंटर यूएस सिस्टम जो ड्रोन्स के अगेंस्ट में कार्रवाई होती है, इन सबको एकीकरण करने की कोशिश की थी। यह जो कुछ एक दिनों का जो युद्ध था, यह एक बहुआयामी मल्टी डोमेन लड़ाई थी, जिसके अंदर साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर भी जो है विशेष ध्यान दिया गया। तीनों सेनाओं की योजनाओं के बीच के अंदर की कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, मूवमेंट के ऊपर भी जो कोऑर्डिनेशन था, वो हेडक्वार्टर आईडीएस या सीडीएस के ऑफिस द्वारा किया गया। और आखिरी में जो है एस्केलेशन कंट्रोल, ताकि लड़ाई जो है किसी एक
दिशा में बहुत तेज़ी से ना बढ़ जाए, उसके ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तीनों सेनाओं का जो इसमें काम था, तीनों सेनाओं के जो मुख्यालय थे, उसमें रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी थी। तीनों सेनाओं का युद्ध क्षेत्र में तैनात होना बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी था। यह रिहर्सल इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हम एक नई क्षमता का पहली बार प्रयोग कर रहे थे। दूसरा, उनका ट्रूप्स का ईयरमार्किंग, सैन्य बलों का चुनाव, कौन करेगा ऑपरेशन, सही आदमियों को का चुनाव, सही यूनिटों का चुनाव, वो ज़रूरी था। मोबिलाइजेशन, बॉर्डर के एरिया पे तैनाती, अगर हम ये मोबिलाइजेशन पहले कर देते तो जो भी सरप्राइज था वो छूट जाता। तो सिलेक्टिव मोबिलाइजेशन, एयर डिफेंस वगैरह का ये चीज़ हमने करी। कंटीजेंसी प्लानिंग शामिल है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने बाद में भी थोड़ा बात करूँगा, लेकिन जो आज हमारा जो विषय है कि राष्ट्र के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हम देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। राष्ट्र के संदर्भ की चुनौतियां जो हैं वो क्षणिक नहीं होती हैं, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती हैं। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ, 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है, उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब आस्ते आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखना, और खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे। ये उनकी कल्पना रही है या उनकी रणनीति रही है। ये एक नेक्स्ट खतरा रहेगी। क्षेत्रीय अस्थिरता, भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियाँ इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह तीसरी बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। चौथी बड़ी चैलेंज है किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी उसके बारे में। आप सबको पता है कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। भविष्य में युद्ध जो है थल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष, साइबर, मैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है। और इस पर किस तरह से तालमेल करके हमें भविष्य में युद्ध का संचालन करना है, वो चौथी बड़ी चैलेंज रहेगी। पांचवी चैलेंज जो रहेगी, हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ। पांचवी बड़ी या छठी बड़ी चैलेंज जो है वो मेरे हिसाब से तकनीकी चुनौतियों के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसका सीधा प्रभाव भविष्य की जो युद्ध प्रणाली है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता हूँ। युद्ध जो है अब एक तरह से बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है और पारदर्शी होता जा रहा है। और इसमें जो है 4 मुख्य ट्रेंड देखने को मिलते हैं जो कि युद्ध को आगे की तरफ खींचते हैं। पहली चीज़ है पारदर्शिता। जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स की टेक्नोलॉजी की मदद से युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिति की जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती ही जा रही है। प्रकृति ने बनाए हुए जो सेंसर्स हैं, अगर हम उन सेंसर्स को, आँख को अगर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर माने तो विश्व की जनसंख्या सिर्फ 8 बिलियन है, तो 16 बिलियन सेंसर्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक सेंसर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा है। आप सबके मोबाइल फ़ोन में सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ कैमराज में सेंसर लगे हुए हैं, आप सड़कों पे जाओ तो सेंसर लगे हुए हैं, सैटेलाइट, हवाई जहाज सब में सेंसर लगे हुए हैं। और इनमें जो है ये 8 बिलियन से कहीं ज़्यादा होंगे। और इसमें जो इनकी विभिन्नता है वो भी अलग अलग है।
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, सार है, मैग्नेटिक, सेस्मिक, अकोस्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, तरह के सेंसर्स हैं जो कि हम प्राकृतिक जो दिए हुए हैं, जैसे जैसे सूंघना, देखना, सुनना, इससे कहीं ज़्यादा की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड नज़र आता है वो रोबोटिक्स और ऑटोनोमस वॉरफेयर के बारे में, जिसमें जो है स्वचालित ड्रोन्स, मानव रहित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। मैन अनमैन सिस्टम, इनके बीच में भविष्य का युद्ध, अभी तक जो है हिस्ट्री में देखो तो युद्ध जो है दो मानव के बीच में हो सकता है। भविष्य में जो है मानव के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो कि अनमैन्ड हो, वो दोनों तीनों मिलकर के युद्ध करेंगे, ना कि 4-5 लोग एक साथ में। उसके अलावा जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, हाइपरसोनिक गटल के कारण ये बढ़ती जा रही है, जिसमें जो है किसी भी चीज़ को किसी भी दूरी तक टारगेट कर सकते हैं। एयर डिफेंस जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए जो है जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अभिभाषण में अपना सुदर्शन चक्र के बारे में बात की थी। मैं आखिर में इसके बारे में बात करूँगा। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एक और ट्रेंड है कि बुद्धिमत्ता, दैट इज़ इंटेलिजेंट वॉरफेयर, और ये डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ये डिसीजन का एक साइकिल होता है। किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। इस साइकिल को जो है इतनी सारी गतिविधियां एक साथ हो रही हैं लड़ाई में कि एक ही आदमी के लिए, मानव के लिए इसके ऊपर कंट्रोल करना पाना संभव नहीं है। तो ये ऑटोमेट होते जाएंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। तो ये सब चीज़ के बारे में जो है CDS के ऑफिस या हेडक्वार्टर IDS या सीनियर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, इसके बारे में हम काफ़ी समय से काम कर रहे थे। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हमने फ्यूचर वॉरफेयर फोर्स, भविष्य में किस तरह के युद्ध लड़े जाएंगे उसके बारे में कोर्स शुरू किए हैं। एक फ्यूचर ऑपरेशन एनालिसिस ग्रुप, इसका गठन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में हमने मऊ में रणसंवाद, इसके बारे में 2-3 दिन की गोष्ठी की थी। तो ये सब की सोच जो थी हमारे में थी, इसीलिए जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोग को थोड़ी सफलता मिली, बहुत सफलता मिली। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसके पहले जितने भी हमने युद्ध लड़े, जैसे मैंने आपको बताया 47 से लेकर के 71 या 1999 तक, वो अलग तरह के युद्ध थे। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम की। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर्स के थ्रू या सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने इसे देखा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था। इसमें जो भी काइनेटिक ऑपरेशंस करे जा रहे थे, जो कि हवा में या वायु में या ज़मीन के ऊपर या समुद्र में, ये काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ में नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक से मेरा मतलब है साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये उसके प्रभाव को या तो बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। इसके अलावा यह एक नॉन लीनियर ऑपरेशन था, मतलब हम सीक्वेंस वाइज नहीं अटैक कर रहे थे, जो शुरू की पंक्ति के अलावा पीछे के पंक्ति में। तो इसमें कोई इस तरह की लड़ाई में ना कोई फ्रंट था ना कोई रेयर था। यह एक नेटवर्क और इंटीग्रेटेड लड़ाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने एक नए विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना भी है। यह है न्यू नॉर्मल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी बारे में बात की है कि नए पैमाने तय किए जाएंगे, नया नॉर्मल होगा। और ये उन्होंने ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में कहा है कि न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। न्यू नॉर्मल एक ऐसी स्थिति होती है जो किसी संकट या क्राइसिस के बाद बनती है, और तब बनती है जब क्राइसिस ख़त्म हो जाती है। और ये इसलिए होता है ताकि भविष्य में उस तरह का संकट दोबारा ना आए। अगर आए तो उसे संभालने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं, और कोई भी नई संकट की स्थिति जो है बल्कि अलग होती है, और धीरे धीरे जो भी हम इसमें बदलाव लाते हैं, समाज जो है इसे आस्ते आस्ते स्वीकार कर लेता है। आप लोग को याद होगा कोविड का जो संकट था, उसके बाद में न्यू नॉर्म क्या बना? न्यू नॉर्म ये बना कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, वर्क फ्रॉम होम, ये नॉर्मल न्यू नॉर्म था।
इसके बाद नोटबंदी, जब हमने डीमोनेटाइजेशन की थी सरकार ने, इसके बाद में न्यू नॉर्म बना था डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। डोकलम और गलवान के बाद न्यू नॉर्मल था ऑपरेशन न्यू लेपर्ड, मतलब हमारी जो वहाँ पे बॉर्डर्स के पास में डिप्लॉयमेंट थी ज़्यादा थी और काफ़ी इफेक्टिव थी, वो न्यू नॉर्मल। तो ये न्यू नॉर्मल इस क्राइसिस के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी, न्यू नॉर्मल के बारे में काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, और 3-4 चीज़ें जो उसमें से सामने आती हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला है आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, एक। दूसरा, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चलेगा, दूसरा। तीसरा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और भारत जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। और इसके बीच में औरों ने भी कही हैं ये बातें, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर में इन बातों के अलावा 2 बातें और कही थी। उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉक्सीज, मतलब आतंकवादियों को प्रॉक्सी यानी शत्रु के प्रतिनिधि के रूप में ही देखा जाएगा। और सेकंड था, उन्होंने ये भी कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, इसको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ये अगर एक नया पैमाना है, नए नॉर्मल है, तो उसके लिए तीनों सेनाओं के लिए जो है एक जो है नया काम करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, और उसके जो इम्प्लीकेशंस हमारे लिए हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है, जो मैंने एक बार मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में कहा था, तो अब ये जो है 24/7 365 डेज, मतलब इस तरह की तैयारी हमेशा रहनी पड़ेगी। या मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो इसी कारणवश और वैसे भी मतलब हमें जो है इसके बाद में हमेशा जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टेररिस्ट को कहीं पे भी जो है ढूंढ करके मारेंगे, इसके ऊपर 2 तात्पर्य होते हैं। मतलब हमारे इंटेलिजेंस जो है पूरे हमारे जो शत्रु देश हैं पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा, और ऑपरेशनल रीच जो है, हमारी हथियारों की जो रीच है वो बढ़ानी पड़ेगी, गहराई, दायरा और डोमेन, तीनों में। डोमेन से मेरा मतलब है नभ, जल और थल, और इसके अलावा साइबर, स्पेस, इन सब में। एक और जो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आतंकवादी और उनके हैंडलरों को एक ही तरह से वैध टारगेट माना जाएगा। इसके अलावा हमें अगर इमीडिएट टारगेटिंग या इस तरह की बात करनी है, तो परसिस्टेंट सर्वेलेंस, मतलब सर्वेलेंस जो है हमेशा 24/7 रखनी पड़ेगी। तो ये स्पेस बेस्ड एसेट्स के अलावा किसी और चीज़ से नहीं हो सकती, तो स्पेस में सर्वेलेंस का ध्यान देना पड़ेगा। एस्केलेशन कंट्रोल को सुनिश्चित करना पड़ेगा। भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक संपत्तियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस, उसका जो है हमें पूरी शक्ति के साथ पूर्णतः परिवाद करना पड़ेगा, मतलब उसे कंटेस्ट करना पड़ेगा हर एक लेवल के ऊपर। यह करने के लिए जो है हमें अपनी क्षमताओं में विकास करना पड़ेगा, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज प्रिसिशन टारगेटिंग के बारे में है। और ये लॉन्ग रेंज प्रिसिशन टारगेटिंग तो है, लेकिन हमें भारतीय मूल के अपने तरह के हथियार बनाने पड़ेंगे। एयर डिफेंस और काउंटर यूएस सिस्टम, ड्रोन्स के बारे में एकीकरण की को और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड बैटल के लिए नई संरचनाएँ और प्रतिक्रियाएँ विकसित करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एलिट के बारे में, स्पेस, साइबर, इन सब के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज जैसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो रण संवाद के बारे में मैं बात कर रहा था, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक TPCR टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रोड मैप जाहिर किया गया था। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में भी उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिल करके काम करने की ज़रूरत है। तो आज के अभिभाषण में अगर मैं सुदर्शन चक्र का बात ना करूं तो वो आज का अभिभाषण अधूरा रह जाएगा। इसकी पहली चर्चा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में लाल किले के चीफ से जो है करी थी कि हम एक सुदर्शन चक्र बनाएंगे 2035 तक। तो मेरे विचार से ये एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड होगा जो सामरिक, स्ट्रैटेजिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान करेगा। मिशन का उद्देश्य न केवल रक्षा करना ही नहीं, बल्कि दुश्मन पर रिटेलिटीज़ का एक जवाबी प्रभाव करने की क्षमता भी रखनी चाहिए।
तो एक तरह से ये स्वॉर्ड और शील्ड दोनों का काम करेगा। तीसरी चीज़ जो हमारे पास चुनौती रहेगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसके पे शोध और विकास जो है भारत में ही किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और ये अत्यंत ही आधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम से प्रेरित है और इसकी हमें जो है काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंत में जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो है 2047 तक एक विकसित भारत बनने के लक्ष्य से आगे कदम बढ़ा रहा है, चल रहा है। इस विकसित भारत को सुरक्षित और सशक्त भारत होना चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हम विश्व बंधु या वासुदेव कुटुंबकम जैसे आदर्शों से प्रेरित होकर भारत एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर की भूमिका निभाना चाहता है। यह ज़रूरी भी है और एक प्रकार से भारत को सुरक्षा भी प्रदान करती है। यदि हम उभरती हुई चुनौतियों को सही से पहचानें, अपनी तैयारी को निरंतर बरकरार रखें और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर बढ़ते रहें, तो कोई भी शक्ति भारत के समक्ष और विकास के में जो है बाधाएं नहीं डाल सकती। ये आवश्यक है कि हम सही दिशा और सही गति से आगे बढ़ें। और आखिर में मैं इस मठ के अधिकारियों को, ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके आप लोग के सामने, गोरखपुर के लोगों के सामने आकर के अपने विचार प्रकट कर सकूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। और मैं जो है आने वाले समय में गोरखपुर की नहीं, मठ की सभी की जो है मंगल कामना करता हूँ और सफलता की कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के जो है भारत के भविष्य के लिए, रिसर्जेंस के लिए एक साथ मिल कर के काम करें और बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें। मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद और जय हिंद।